Assalamualaikum, dear viewers. Welcome to my online YouTube class. Today our topic is formation of Indian Constitution. उसका कंपोजिशन कैसे वर्क किया उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, आज हम इस तीसरे वीडियो में, पॉलिटिकल साइंस के तीसरे वीडियो में यही देखेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स कैसे ब्रिटिश यहाँ पे आए, क्या क्या लॉ उन्होंने बनाए। जब हमने डिमांड की, आईएनसी ने डिमांड की आज़ादी, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। उसके कुछ पार्ट हमने उन्हीं लास्ट हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थे या हिस्टोरिकल जो लॉज थे या जो ब्रिटिश ने पहले ही बनाए थे, कुछ उनको फॉलो किया, कुछ उनको हमने अवॉइड किया। कैसे कैसे क्या आया वो हमने 2 वीडियोस में पढ़ाया है। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कंपोज कैसे हुआ, वर्क कैसे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो एक बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उन्होंने कैसे काम किया। ठीक है, सबसे पहले मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स अ बॉडी ऑफ मेंबर्स विच कैन फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इट्स कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जिस तरह आजकल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स में, जो लॉ बनाते हैं स्टेट के लिए, या पार्लियामेंट होता है जो लॉ बनाता है कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? ये एक मेंबर्स ऑफ बॉडी, नियर अबाउट 300 मेंबर्स थे, उसमें एक बॉडी थी जिन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहले एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एम एन रॉय ने। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एसएसबी में, हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट इज एम एन रॉय। ठीक है, इन 1934। उसके बाद ऑफिशियली डिमांड 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उससे पहले क्या था, 1935 से जितने भी एक्ट आए, जितने भी कानून बनाए गए इंडिया पे, वो सारे के सारे लॉ कौन बना रहा था? ब्रिटिश बना रहे थे, ब्रिटिशर्स बना रहे थे, और वो अपने बेनिफिट के लिए ज्यादातर बना रहे थे। लेकिन 1935 ने आईएनसी मीन्स इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर पार्टी थी, उसने ऑफिशियली डिमांड की। क्या डिमांड की? हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके लिए? ताकि हम क्या करें, फ्री इंडिया के लिए, आजाद भारत के लिए हम क्या बनाए, एक आईन बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाए फ्यूचर के लिए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अपनी तरफ से ये डिमांड की, डिक्लेयर किया कि हमें क्या होना चाहिए, एक, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर था, मैन फ्रीडम, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर था जवाहरलाल नेहरू उस वक्त, और महात्मा गांधी। उसने क्या की, डिक्लेयर किया कि हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन बनाएगा? इंडियंस बनाएंगे, विदाउट इंटरफेरेंस। क्या था? कोई इंटरफेयर बाहर का नहीं होना चाहिए। क्या था? उससे पहले जो भी लॉ बनाते थे, अगर सपोज लॉ 5 मेंबर बनाते थे, 5 में से 4 ब्रिटिश के होते थे। हालांकि पहले तो सारे ब्रिटिश के होते थे, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में कौन होते थे? ब्रिटिशर्स होते थे। लेकिन अब डिमांड की जवाहरलाल नेहरू ने, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम लॉज बनाएंगे, हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उसमें ब्रिटिश का इंटरफेयर, ब्रिटिश क्या, किसी का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे लोग उसमें जो कानून बनाए होंगे वो कौन होंगे? इंडियन होंगे। ब्रिटिश फाइनली एक्सेप्टेड, नोन एज अगस्ट ऑफर। फाइनली ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, उस ऑफर का नाम है जो ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया। किसको एक्सेप्ट किया? कि टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस ऑफर इज नोन एज अगस्त ऑफर। ओके, कब आया था? 1940 में। लेकिन क्या किया गया, उन्होंने एक चालाकी की। फिर 1942 में उन्होंने एक मिशन भेजा, दैट्स कॉल्ड ए क्रिप्स मिशन प्लान। क्या था ये क्रिप्स? ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, उसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसने एक प्रपोजल लाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कि हम क्या बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन कब अडॉप्ट हो जाएगा? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1939 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी शुरू हुआ था। तो उसने सोचा कि पहले इंडिया की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो मुझे चाहिए किसके लिए? सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। उसके बाद हमें क्या देंगे आपको? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। किसने रिजेक्ट किया इसको? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, याद रखना, दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। उन्होंने, वो क्या चाहते थे? विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, लेकिन एक नहीं 2 चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसके लिए हम अलग लॉ बनाएंगे,
और इंडिया के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो अपने कानून खुद बनाएगा। हालांकि ये क्या किया गया, इसको रिजेक्ट किया है ब्रिटिश ने, लेकिन जो क्रिप्स मिशन था उसको भी रिजेक्ट किया, पहले किया किसने, मुस्लिम लीग ने। ओके, जो मुस्लिम पार्टी थी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग थे इसमें, ठीक है, वो क्या चाहते थे लास्ट पे, वो उन्होंने चाहा कि हमें डिमांड पाकिस्तान चाहते थे वो। फाइनली क्या हुआ, एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए ही कॉन्स्टिट्यूएंट, याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मिशन प्लान के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया बनी, दैट इज कॉल्ड ए कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जून को आया था, उसको इंडिया भेजा गया था, उसके जरिए इंडिया को यह बताया गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब बना सकते हो वाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया था। अब कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे और कहां कहां से मेंबर आए और कौन कौन मेंबर आ रहा, कैसे कैसे आए, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आ जाएगा, लेकिन कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट इन नवंबर 1946 किस प्लान के तहत, अभी बताया, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस मिशन प्लान के तहत बनाया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स कॉल्ड ए कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। नवंबर कब बनाया गया, नवंबर 1946। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 कि 389 मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। 289 सीट्स किसके लिए रखे गए थे, 289 सीट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एंड 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने बोला था कि जो 296 सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया किसको कहते थे, जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे, प्रोविंस स्टेट्स थे जिन पे ब्रिटिश खुद राज कर रहा था डायरेक्टली, उनको प्रोविंशियल स्टेट्स कहते थे, वो नियर अबाउट 11 थे उस वक्त, और 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स किसको कहते थे, पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता हूं। प्रिंसली स्टेट्स वो एक स्टेट थी, हालांकि कंट्रोल इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश के जरिए थी, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया था, ये टेरिटरी किसी एक आदमी को क्या दिया था, उसको दिया था। सपोज जैसे जम्मू कश्मीर को दिया था ब्रिटिशर्स ने, किसको, महाराजा गुलाब सिंह को, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भी एक क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदा राज कर रहा था। हालांकि इनडायरेक्टली ब्रिटिश भी कभी कभी उस पर क्या लॉ इन्फोर्स करते थे, लेकिन ज्यादातर रोल किसका था, प्रिंस का होता था, ठीक है। तो 93 सीट्स किसके लिए रखे गए थे, प्रिंसली स्टेट्स। 289 किसके लिए रखे गए थे, प्रोविंशियल स्टेट्स के लिए। प्रोविंशियल स्टेट्स जिसपे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करता था, विद द हेल्प ऑफ वाइसरॉय, और वाइसरॉय भी वहीं का होता था, ठीक है। और क्या किया गया, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे बनाए, जो मेंबर्स थे वो उनको कैसे चुना गया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली एंड वोटिंग बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन इस वक्त भी इंडिया में होता है वो इसी मेथड से होता है, ठीक है। जितने भी मेंबर, सपोज कोई बंगाल था उस वक्त का प्रोविंशियल स्टेट, सपोज उसमें 50 मेंबर थे, उस 50 में क्या लेने थे, उस 50 के 50 नहीं जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें कुछ मेंबर जाएंगे। सपोज उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने रखा था कि 1 मिलियन के लिए 1 सीट। सपोज अगर इसकी बंगाल की पॉपुलेशन 5 थी तो 5 सीटें वहां से आ सकती थी, तो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वहां से आएंगे, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं, ठीक है। और वो 50 में से कौन 5 है, वो कम्युनिटी का एक मेंबर उठेगा, सपोज मुस्लिम कम्युनिटी का एक मेंबर, और उसको वोट करेंगे अपने कम्युनिटी के लोग उसी लेजिस्लेचर के, बंगाल लेजिस्लेचर के। सपोज बंगाल लेजिस्लेचर के किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को उठाया गया और उसको उसी कम्युनिटी के, अपनी कम्युनिटी के उसी लेजिस्लेचर के बंदे ने उसको वोट डाले, उसको क्या किया, इलेक्ट किया। और वोट भी किस तरह डाले गए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है उस तरह ये इलेक्शन नहीं था। सपोज 4 बंदे उठाए, हिंदू से या मुस्लिम से कोई 4 बंदे उठे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब सपोज ये आया वो वोट डालने के लिए, उसको क्या देनी है, प्रेफरेंस।
देखो मेरा पहला बंदा ये होगा, अगर इस ये इलेक्ट नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये इलेक्ट नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये इलेक्ट नहीं हुआ तो ये होगा। क्या होता है, पहले कैलकुलेशन में इस बंदे का पहला प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा। सपोज उसने पहले प्रेफरेंस सेकंड को दी थी, तो पहले प्रेफरेंस पहला ये वोट, हालांकि उसने तो प्रेफरेंस 4 दी, लेकिन नंबर 2 को उसने सीरियल नंबर 1 पे रखा कि मेरा पहला बंदा ये है, दूसरा बंदा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो पहले उसकी पहली प्रेफरेंस कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर इस बंदे ने उस बंदे के ज्यादा वोट नहीं आए, कुल मिला के अब टोटल सारे बंदे के वोट्स काउंट किए गए, 2 की ज्यादा नहीं आई, तो सपोज किसकी आ गई, 1, 3 और 4 की आ गई, 2 के कम आ गई, तो 2 मेंबर को हटाया दिया जाएगा। और जो ये इस बंदे का वोट है जो उसने 2 पे डाला था, अब सेकंड प्रेफरेंस किस पे डाली थी उसने, 1 पे, तो उसका नेक्स्ट वोट 1 पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो। जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट इलेक्शन तब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोविंशियल स्टेट से जो भी बंदा आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उसको डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल ने नहीं किया था, ना उस लेजिस्लेचर के बंदे ने किया था जिसको लोगों ने पहले ही बनाया था, बल्कि उसको कैसे चुना गया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मींस वोट ट्रांसफर हुआ। अदरवाइज नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल क्या होता है, हम 4 प्रेफरेंस हैं, नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है 4 प्रेफरेंस है, हमने 2 को टिक किया, बस एक ही को चुनना है 2, बस, तो आपका कैंडिडेट 2 बन गया। ठीक है, लेकिन ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस देने होते हैं, नंबर 1 दिस, नंबर 2, सपोज एक और चीज एक और बार मैं समझाता हूं, अगर 2 ही बंदे हैं, नंबर 1 और 2, 2 बंदे उठे हैं, अब वोट डालना है, मुझे वोट डालना है, तो मैं चाहूंगा इस कैंडिडेट को डालना है। ठीक है, तो मैंने इस कैंडिडेट को डाला, नंबर 2 को मैंने डाला, लेकिन ट्रांसफरेबल वोट कह रहा है कि आप सेकंड प्रेफरेंस, तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस फिर सीधी सी 1 रह गई। अगर उसने नहीं जीता तो मेरा दूसरा वोट काउंट किया जाएगा। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाइज नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ दैट स्टेट, और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर आए थे किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, अभी नहीं आए थे, जिनको आना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको इलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि जो उस स्टेट का प्रिंस था, हेड था, उसने एक बंदे को क्या किया, नॉमिनेट किया, आप जाओगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, या वो खुद भी आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसे पता चला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, हालांकि मैंने बताया पहले 389 मेंबर्स थे, लेकिन ये स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ मतलब इतने मेंबर आप ले सकते हो, बाद में उससे कम भी आए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते थे, उससे कम आ गए बाद में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने क्या नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस डिमांड को, वो दूर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसे पता चला ये पार्टी इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था। प्रोविंशियल स्टेट से मेंबर्स इलेक्टेड आए थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट से क्या आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर आए थे। और जो प्रोविंशियल स्टेट से मेंबर इलेक्टेड आए थे वो भी कैसे इलेक्टेड आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड आए थे, उनको लोगों ने नहीं चुना था, लोगों ने उस स्टेट के असेंबली को चुना था, फिर उस स्टेट के असेंबली ने उन मेंबर्स को चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, जिस तरह यहां पे कश्मीर में क्या होता था, पहले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते हैं, वही फिर एमएलसीज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करते हैं, चुनते हैं। इसी प्रकार का कुछ था ये। ठीक है, इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स, जो प्रोविंशियल स्टेट्स के 296 सीट्स थे जिनको क्या करना था, इलेक्ट करना था, उनका इलेक्शन कब हो गया, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने, आईएनसी ने कितनी सीटें जीती, 208, और मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी, क्योंकि क्या था, मुस्लिम के लिए अलग सीटें थी, हिंदूज के लिए अलग सीटें थी, और बाकी सिख के लिए भी अलग सीटें थी। तो अदर्स ने कितनी जीती, 15 सीट्स। याद रखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आईएनसी ने कितनी सीटें जीती थी, 209, 73 जीती थी मुस्लिम लीग ने, और बाकियों ने 15 सीट्स। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी क्या थी, क्या सारी इलेक्टेड थी, सारे नॉमिनेटेड थी, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हाउएवर 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या, वो दूर रहे किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स ने क्या रोल अदा किया था, क्या वो सीट्स फिल हुई थी, नहीं फिल हुई थी। ठीक है, तो मीनस की 389 सीट्स फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बराबर नहीं थी, उससे कम सीट्स थी।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, सारे पर्सनालिटी जो थी फ्रीडम फाइटर पर्सनालिटीज लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाकी जो भी पर्सनालिटी है, लेकिन दो पर्सनालिटी जो इंपॉर्टेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी, इनको याद रखना है, महात्मा गांधी एंड अली मोहम्मद जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये क्वेश्चन हालांकि छोटी चीज है लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली मीटिंग कब की? पहली मीटिंग उसने कब की? December 9, 1946, इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन मुस्लिम लीग जिन्होंने कितनी 73 सीटें जीती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उन्होंने बाइकआउट किया मीटिंग को। उन्होंने बोला हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रोल अदा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या चाहा, अब उन्होंने जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था कि नहीं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, लेकिन पाकिस्तान ने पहले इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मुस्लिम लीग ने बिल्कुल रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को, बोला हमें पाकिस्तान एक अलग कंट्री चाहिए। जो पहले भी उन्होंने क्रिप्स मिशन में बोला था कि हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दो, ठीक है, हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो पाकिस्तान यहां पर क्या होगा, क्रिएट हुआ, ठीक है। लेकिन पहली मीटिंग में, जो पहली मीटिंग थी, पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, उन्होंने डिमांड किया था पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान टर्म थी 1930 में क्या हुई थी, पैदा हुई थी मोहम्मद इकबाल के जरिए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है। जो सचिदानंद सिन्हा था उसको क्या पहला बनाया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो उन्होंने भी उसी मेथड को अपनाया। ये सीनियर मोस्ट था, सिन्हा साहब सीनियर मोस्ट थे, उसी को क्या किया, इलेक्ट प्रेसिडेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन लेटर क्या हुआ, लेटर किसको बनाया, ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया एज ए प्रेसिडेंट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, और ऐसी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कभी पूछा भी जा सकता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर सिन्हा। लेकिन अगर उन्हें हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक पोस्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, BN रॉय। MN रॉय और BN रॉय में क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। MN रॉय ने कॉन्सेप्ट दिया था, BN रॉय क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या मोटिव था बनाने से पहले, हर किसी चीज को बनाने से पहले कोई ना कोई मोटिव होता था। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कोई ना कोई मोटिव था, और उस मोटिव को जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल ऑन दिसंबर 1946 में एक स्पीच दी थी, हिस्टोरिकल स्पीच। उसमें उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मुद्दा और मकसद क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने असेंबली के सामने पहले ये रखा। किस असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अब काम होने लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। तो क्या था ये फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये क्या था, फंडामेंटल बुनियाद थी किसकी, इन बुनियादों पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एक फिलॉसफी था, थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की फिलॉसफी और फंडामेंटल क्या थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आइए इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को देखते हैं, लेकिन मैं एक चीज यहां से बताता हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको बाद में बनाया गया प्रेएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स, ये क्या, कौन कह रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कह रहा है, डिक्लेयर्स इट्स फर्म and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for the future governance a constitution. इंडिया अब एक आजाद कंट्री है, किसी सॉवरेन, किसी का इंटरफियरेंस नहीं है। रिपब्लिक इज हेड ऑफ द स्टेट, हम इलेक्ट करेंगे बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन। और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बनाएंगे किसके लिए, आगे जब हम अपनी कंट्री को अब चलाएंगे वो चलेगा अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाएंगे। जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वो अब इंडियन स्टेट्स बन गई, अब ब्रिटिश में कोई रोल नहीं है इंडियन स्टेट्स पे, ठीक है। लॉज मेड फॉर पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट विल बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी कोई कानून, जो भी कोई पावर मिलेगा
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या किसी भी ऑर्गन को जो बाद में बनाया गया, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन था या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था या जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन फिर बनाए गए, उनको पावर और फंक्शन कहाँ से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिलेगा। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल। और जो भी अथॉरिटी हमें मिल रही है, पावर मिल रही है बनाने के लिए, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। वो हमने कहाँ से लिया है? बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। ऐसे नहीं कि ये 389 मेंबर्स अब बनाएंगे, लेकिन उन्होंने पावर कहाँ से हासिल किया? जाओ, जिस तरह हम अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बनाते हैं, उनको हम पावर देते हैं, हम लोग पावर देते हैं ऑफ लॉज बनाओ। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहले से ही तय किया गया था। गारंटीज एंड सिक्योर्ड, ठीक है, टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस मिलना चाहिए, बराबर जस्टिस होना चाहिए, इक्वल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इक्वलिटी होनी चाहिए। उससे पहले क्या था? उससे पहले, इसीलिए मैंने हिस्टोरिकल आपको पढ़ाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जस्टिस बराबर नहीं थे। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक चीज ये भी है कि जस्टिस किस तरह डिसाइड किया जाता था। जो इंडिया का कोई बंदा कोई लॉ को ब्रेक करता था और साथ में उसी वक्त अगर ब्रिटिश का भी कोई लॉ ब्रेक करता तो इंडिया को एक अलग सजा, ज्यादा सजा, और ब्रिटिशर्स को कम सजा मिलता था। मीन्स लॉ इक्वल नहीं था, सोशल इनइक्वलिटी थी। सोशल इनइक्वलिटी मीन्स अमीरों को ज्यादा तरजीह मिल रही थी, गरीबों को कम मिल रही थी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी थी, ठीक है, और पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी थी। क्या? अमीरों को वोट था या जो टैक्स पेयर ज्यादा थे उनको वोट था। इन चीजों को क्या गारंटी किया? किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि हम इन लोगों को इसके बारे में स्वीकार करेंगे और माइनॉरिटीज को हम सेफ गार्ड्स देंगे, जैसे सोशल कास्ट थे, सोशल ट्राइब्स थे, क्योंकि वो पहले से उनको डिप्रेस किया गया था, उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनको हम सेफ गार्ड देंगे, उनकी तरफ हम ज़्यादा तरजीह देंगे। ठीक है, आज भी जो है, अगर आप देखोगे कोई भी पोस्ट निकलेगा ना, तो उसमें SC और ST का ख्याल रखा जाता है। ये पहले से ही गारंटी किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये पहले से ही, जो जवाहरलाल नेहरू था, उसने क्या किया था? उसने पहले ही अपने स्पीच में इन चीज़ों को क्लियर किया था कि ये चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने हैं। फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन फॉर वर्ल्ड पीस, जो दुनिया के लिए अमन था, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड तो हाल ही में उन दिनों खत्म हुआ था। उन्होंने कहा हम फुल सपोर्ट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे कि दुनिया में अमन और सुकून आ जाए और वेलफेयर फॉर द ह्यूमन काइंड, ठीक है, मैन काइंड। रेजोल्यूशन वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। देखो, यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया था इसको, सारे बंदे मुत्फिक थे इस बात के लिए, इन रेजोल्यूशंस को उन्होंने माना था और साइन भी किया था ऑन जनवरी 22, 1947। लेकिन जो इसका मॉडिफाइड वर्जन आजकल आपको मिल रहा है, दैट इज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले क्या था? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे। वो किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ऑल द बेस्ट। ये था कि कैसे कंपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इनका मोटिव क्या था, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन कमेटी थी, किस किस कमेटी को क्या क्या सौंपा गया था और कहाँ कहाँ से लॉज हमने बारो किए थे और किस किस लॉ को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है या किस किस कंट्री से क्या क्या लॉ लिया है। इन सब चीज़ों पे आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल इन डिटेल्स है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ दिया हमने, क्योंकि SSB इस साल एग्जाम करेगा कंडक्ट ऑन द सुपीरियरिटी बेसिस। मीन्स कि नॉलेज जिसकी सुपीरियर हो वही बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।